Students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will continue our chapter number 6, Judiciary. Okay, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. We were doing about the independence of judiciary. ओके हम जुडिशरी की आत्मनिर्भरता के बारे में कर रहे थे, स्वतंत्रता के बारे में कर रहे थे कि जो हमारी न्यायपालिका है वो किस तरह से स्वतंत्र होकर काम कर सकती है. इसी में आगे आता है कि हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, कि हम किस तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका को जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है उसको संरक्षित रख सकते हैं. ठीक है, किस तरह से हम उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ये जो संविधान है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है, जो अनुच्छेद हैं उनमें बताया गया है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो किस तरह से स्वतंत्र रहकर काम करेगी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स. द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, वुड नॉट प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट. तो सबसे पहले किस तरह से स्वतंत्र होकर काम करेगी कि लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका है, वो किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, किसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा, किसमें अपॉइंटमेंट में, यानी कि जज की जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं रहेगी. जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन जो लेजिस्लेचर की है वो किसी भी तरह से नहीं रहती. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जब बिना किसी सरकार के इंटरफेयर के होगी, सरकार अगर अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो इट मीन्स जो उनकी नियुक्ति है, जजों की नियुक्ति है, वो फ्री एंड फेयर होगी. तो इस तरह से ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है जज हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. इसमें कहा है कि जज जो होते हैं उनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो फिक्स होता है. ठीक, कि समय से पहले, यानी कि जो भी उनका टाइम पीरियड है उससे पहले किसी भी जज को हटाया नहीं जा सकता. गॉट इट? कैसे नहीं हटाया जा सकता? अगर मान लो कोई सरकार है, सरकार को किसी जज के डिसीजन अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार चाहे तो उसको हटा दे और दूसरे को अपॉइंट कर दे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इसके लिए किसी भी जज को हटाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है. ठीक है, किसी भी जज को रिमूव करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है. लाइक प्रेसिडेंट को जिस तरह से रिमूव करते हैं उसके ऊपर इम्पीचमेंट चलती है, महाभियोग चलता है, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, बताया गया है कि किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, जिसमें दोनों सदन होंगे और सभी जज शामिल होंगे. ठीक है, दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें सभी मेंबर होंगे, उसमें लोकसभा राज्यसभा के, उसमें प्रोसीजर चलता है. तभी किसी जज को हटाया जा सकता है, अदरवाइज जज को नहीं हटा सकते. तो इस तरह से फिक्स टेन्योर होने की वजह से तो जज है वो फ्री होके काम करते हैं कि अगर हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीज़न लेंगे तो गवर्नमेंट हमको नहीं हटा सकती. ठीक है, तो यहाँ पर टेन्योर की बात हो रही है. तो टेन्योर क्या होती है? एक तो एज लिमिट है और कार्यकाल है इनका. ठीक है, टाइम पीरियड होता है और एज लिमिट होती है. जो भी अगर टाइम पीरियड जो भी है उसके लिए अगर वो पहले पूरा हो जाता है तो जज की रिटायरमेंट हो जाती है, या फिर एज पूरी हो जाती है तो जज की रिटायरमेंट हो जाती है. 65 ईयर एज है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जज जुडिशरी इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. जो हमारी न्यायपालिका है वो किसी भी तरह से फाइनेंशियली, यानी कि वित्तीय रूप से, उस लेजिस्लेचर, विधायिका और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है. कैसे डिपेंड नहीं है? क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती. और क्या होता है कि उनको लेजिस्लेचर के द्वारा भी डिसाइड नहीं किया जाता.
वो उनके पर्सनली होते हैं और कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि वे उनको किस बेस पर सैलरी दी जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब सैलरी ज़्यादा होगी तो किसी तरह का लालच नहीं होगा, रिश्वत वगैरह रिश्वत ली जाती है तो उसका लालच नहीं होगा कि केस से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति केस को अपने फेवर में करने के लिए जज को रिश्वत देता है तो जज के पास खुद का ही पैसा इतना होता है कि उसको रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या है पैसा कमाने के चक्कर में रिश्वत लेते हैं। ये ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है कि इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए रिश्वत ली जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के अलाउंस और सैलरी इतनी ज़्यादा है कि ताकि वो किसी तरह के लालच में ना आए और फ्री होकर अपने डिसीज़न ले सके। गॉट इट? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जज की हमने ये इसके बारे में कर लिया है सारा यहाँ पर कि किस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो प्रोटेक्टिव रह सकती है, संरक्षित रह सकती है, वो किस तरह से इंडिपेंडेंस होकर काम कर सकती है, कि उसमें लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, उनको इजीली हटाया नहीं जा सकता। अगर किसी व्यक्ति की जॉब सिक्योर है तो वो फ्री होके काम कर सकता है, ठीक है। वही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में है। नेक्स्ट हमारी आती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जज की अपॉइंटमेंट क्या होती है कि राष्ट्रपति की सलाह से, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, उनमें से जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है। और उनकी अपॉइंटमेंट में किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होती, मीन्स किसी तरह की मिली भगत कह सकते हैं हम, या सरकार का इंटरफेयर नहीं होता, ठीक है ना, कि सरकार जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर दे, ऐसा नहीं होता। किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट सरकार की नहीं रहती, विदाउट फियर उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। गॉट इट? तो इसमें क्या है कि किस तरह से होती है, जो टोटल सुप्रीम कोर्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं, जज में से जो भी सीनियर मोस्ट यानी कि जिसकी भी एज ज़्यादा होगी उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, CJI, ठीक है, उसको CJI कहा जाता है, उनको बना दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, कई बार ये धारणा है, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, कन्वेंशन जो हमारी चली आ रही है, ये ब्रोक डाउन हुई है। कितनी बार हुई है? ये 2 बार ये इस परंपरा को तोड़ा गया है, ठीक है। कब टूटी है ये? 1973 में और 1975 में इस परंपरा को तोड़ दिया गया है। परंपरा क्या है कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले जब 1973 में जो हुई है तो इसमें A.N. रे वाज अपॉइंटेड एज CJI सप्रेसिडिंग 3 सीनियर जजेस, यानी कि जितने भी 3 जज हैं, उन सीनियर जज हैं, उनको छोड़कर 4th नंबर के जज को अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा जस्टिस M.H. बेग, उनको अपॉइंट किया गया था। किसकी जगह किया गया था? HR खन्ना की जगह 1975 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेयर रहा है सरकार का कि उन्होंने जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको ना अपॉइंट करवाकर दूसरे जज को अपॉइंट करवाया। किससे करवाया? प्रेसिडेंट से, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सीनियर बाकी अदर जज की सलाह से, जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सलाह से जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको अपॉइंट करता है, कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर 2 केस हुए हैं। यहाँ पर क्या है, जो कन्वेंशन है, जो हमारी परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को तोड़ते हुए 3rd नंबर के 2nd नंबर के जज को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कन्वेंशन है वो ब्रोक डाउन हो जाती है। इसके बाद बात पर आगे क्या आएगा कि जो अदर जज हैं, चीफ जज को तो अपॉइंट कर दिया अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी, ठीक है। जो हमारे चीफ जज हैं वो अपॉइंट हो जाते हैं सीनियोरिटी के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट में और भी जज होते हैं, 33 जज हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में। तो अदर जज को कौन अपॉइंट करेगा? जो CJI हैं उनकी सलाह से
और साथ में क्या है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी सलाह से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको। गॉट इट। जो चीफ जज है वो तो सीनियरिटी के बेस पे अपॉइंट हो जाता है, और जबकि अदर जज हैं वो उसकी सलाह से, चीफ जज की सलाह से, प्रेसिडेंट चीफ जज की सलाह से, और जो हमारी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स की सलाह से, मंत्रियों की सलाह से प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इसमें है कुछ चेंजेस किए गए 1982 और 1988 में। तो इसमें क्या हुआ, जो चीफ जज है उसका मेन रोल हो गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद अ नोवल प्रोसीजर, इट हैज़ सजेस्टेड द चीफ जस्टिस शुड रिकमेंडेड नेम ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड द कंसल्टेशन with 4 senior most judge of the court. Thus the Supreme Court has established the principle of collegiality in making recommendation for appointment. तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो कुलीग हैं, चार चीफ जज हैं, यानी कि 4 सीनियर जज हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया कि सभी से सलाह नहीं ली जाएगी, कि जो 4 जज होंगे उनका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। उस ग्रुप से ही सलाह ली जाएगी, उससे डिस्कशन होगा, उसके बाद ही जो हमारा CJI है उसको अपॉइंट किया जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी चीफ जज की अपॉइंटमेंट है वो 4 जज होंगे, उन चारों जज की आपस में सलाह होगी, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होगी। और इसको क्या बोला गया है, प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी, ठीक है। किसका सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि कुलीग होते हैं ना इसमें, कोलिजियलिटी मीन्स कुलीग, जो आपस में मित्रों की सलाह से कोई कार्य करना। मित्र कौन है यहाँ पर, जो 4 जज हैं इसमें, ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट, उनकी सलाह से ही जज की अपॉइंटमेंट होगी। तो इसके साथ उसमें और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, इसमें रोल प्ले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी अपॉइंटमेंट के मैटर हैं, नियुक्तियों से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, जिन भी जजों की नियुक्ति की जाती है, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं, इसके साथ उनके कुलीग हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 33 हैं मेन जज, ठीक है, 33 की अपॉइंटमेंट में किसका रोल रहता है, ये उसके बारे में है। नेक्स्ट हमारा आता है रिमूवल ऑफ जजेस। इसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि जो उनको रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। तो इसमें जैसे इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के लिए की जाती है, उसी तरह से इम्पीचमेंट जज के लिए भी की जाती है। तो रिमूवल ऑफ जज में कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाअभियोग की जो प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट की, तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आते हैं। तो कोई भी जज, किसी भी जज को हटाने से पहले उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। वो कैसे होगी कि दोनों सदनों के सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, टोटल मेंबर्स होंगे। तो उस टोटल मेंबर में क्या होगा कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो भी मोशन है वो पास हो जाता है, प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उसको हटा दिया जाता है। अगर वो पास नहीं होता तो उसको नहीं हटाया जाता, वो फेल हो जाता है। गॉट इट। यानी कि टोटल मेंबर के 2/3 सदस्य अगर उस मोशन को पास कर देते हैं तो उसको हटा दिया जाता है जज को, अदरवाइज जज एज इट इज़ अपना काम करते हैं। अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू रिमूव अ जज, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से एक अटैम्प्ट किया गया था कि जज को हटाने के लिए मोशन लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, और फिर वो अनसक्सेसफुल रहा था, सफल नहीं हुआ था, ठीक है। यू विल रीड इट योरसेल्फ, ओके। यहाँ पर नाम भी दिए हुए हैं, कब लगाया गया है, तो ये अलग अलग है। पंजाब एंड हरियाणा के जो
हाई कोर्ट है तो उसमें एश्योर्ड द ब्लेम लगाया गया था मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स का, ठीक है, 1992 में। किसके ऊपर लगाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह से ब्लेम लगा था और उनके खिलाफ है। कितने मेंबर्स ने साइन किए थे? 108 मेंबर्स ने साइन कर दिए थे। तो ये टोटल मेजॉरिटी का नहीं रहा था, तो इसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।